नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज है और आप देख रहे हैं द एंड शो वीकली मार्केट रैप। और अगले हफ्ते क्या होने वाला है उस पर नजर रहेगी हमारी। साथ ही पिछले हफ्ते में ऐसा क्या क्या हुआ जिसको हम नेक्स्ट वीक के लिए ट्रिगर के तौर पर देख सकते हैं, या नई घटनाएं क्या अगले हफ्ते हो सकती है, उस पर हम बातचीत करेंगे। और हमेशा की तरह सुनील सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इस साल मैं भी घूम रहा हूँ सर आपकी तरह और applications आप अच्छी बात देश है। जी। तो लास्ट वीक तो सर बड़ा इंटरेस्टिंग था मार्केट में। और जो एक बहुत बड़ी घटना की हम लोग उम्मीद कर रहे थे जीएसटी वाली, वो हो गई। लेकिन मार्केट को बहुत स्टिमुलेशन नहीं हुआ। तो क्या डिस्काउंटेड थी इसलिए नहीं हुआ, या लोगों को लगता है कि 22 सितंबर तक तो कुछ खरीदारी होगी नहीं इसलिए नहीं हुआ, या कोई और रीजन आपको लगता है कि मार्केट में जो जोश या खुशी होनी चाहिए थी वो उतनी दिखी नहीं, जबकि एक काफी बड़ा रिफॉर्म किया गया सर? तो आपके हिसाब से क्या रीजंस हो सकते हैं? तो 3 मुख्य कारण है, मैं बताता हूँ आपको। पहला जो हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था कि एफआईआईस का रुझान इस जीएसटी कट के बाद भी चेंज नहीं हुआ। हमने शंका दी थी, इसके बारे में सोचा था कि क्या ये उनको एक पॉजिटिविटी लाएगी, नहीं लाई। और ये क्यों हम एनालाइज करते हैं। मगर पहली चीज है कि थ्रू आउट द वीक एफआईआईस का सेलिंग था। ओके, तो एक वो नंबर याद रखने की बात, जैसे आप स्क्रीन में दिखा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 के भले ही डीआईएस की बाइंग रही, जैसे आपने स्लाइड पे दिखा रहे हैं, सेक्टर रोटेशन बहुत ज्यादा हुआ था। और इसका कारण भी लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि मार्च उनके कैश बैलेंस पीक हुई थी। मार्च से वो तुरंत हर महीने 60,000 करोड़ की खरीदारी कर रहे हैं। तो करीबन 3 लाख करोड़ की समझे 5 महीने में खरीदारी हो चुका है। तो अब उनके पास जो कैश बैलेंस है वो फ्रेश इनफ्लोज, जैसे 25,000 करोड़ की एसआईपी बुक और थोड़ा बहुत इनफ्लो जो लमसम से आता है उसी से वो कर रहे हैं। बिल्डअप कैश बैलेंस का डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी हो चुका था। तो अब अगर उनको जीएसटी फेवरेबल सेक्टर्स खरीदने थे तो किसी और को खरीदना बेचना था। तो इसलिए ओवरऑल मूवमेंट अब देखिए फर्क बहुत है। फॉर एग्जाम्पल ऑटो में तो भयंकर मूव हुआ 10%, मगर आईटी में नेगेटिव था। तो बात यह है कि सेक्टर रोटेशन दूसरी बात है। तीसरी बात जो है, आप कह रहे हैं ना कि क्या है कि दो चीज आते हैं। एक, जैसे आपने सही कहा कि इमीडिएट इंपैक्ट ऑफ जीएसटी विल बी नेगेटिव इन द कंजम्पशन, बिकॉज सितंबर 22 तक कोई क्यों खरीदेगा। इट इज नॉट अ प्रॉपर थिंग टू डू दैट। तो नेचुरली पोस्टपोनमेंट होगा। तो इमीडिएट इस क्वार्टर के अर्निंग जो अक्टूबर 10 में आएंगे उसमें बहुत फ्लैट रहेगी अर्निंग्स, उससे कुछ लेना देना नहीं होगा क्योंकि बिल्कुल ठंडा होगा। तो वो एक इमीडिएट शॉर्ट टर्म नेगेटिव होगा इस जीएसटी डेट के सितंबर 22 का चुनने से। अगर वो बैकडेट कर लेते सितंबर 1 को तो शायद अब से थोड़ी सेल्स होने की एक तो ये थी, बट नहीं हुआ, वो ठीक है। सेकेंड, और इसी चीज के अंदर जीएसटी कट के अंदर ही दूसरी भाग है एक, क्या है वो कि अब जीएसटी कट तो अनाउंस कर दिया है। अब चॉइसेस दो है कॉर्पोरेट के पास, क्योंकि आप सोचिए कि गवर्नमेंट और आरबीआई ने जो करना था कर दिया। टैक्स कट, इंटरेस्ट रेट कट, सीआरआर कट और अभी जीएसटी कट। कॉर्पोरेट्स के हाथ में है कि ये जीएसटी कट को पास ऑन करेंगे या नहीं। अब मैं थोड़ी कंट्रोवर्शियली कहूंगा कि एक्चुअली वो नहीं पास ऑन करेंगे तो मार्केट को पसंद आएगी। क्यों? क्योंकि मार्केट का प्रोटेक्शन है ना। तो मार्केट देखिए, मार्केट किस चीज पे चलता है, ईपीएस पे चलता है। वो टॉप लाइन ग्रोथ से नहीं चलता है। टॉप लाइन ग्रोथ देश के लिए इंपॉर्टेंट है, टॉप लाइन ग्रोथ गवर्नमेंट चाहती है, टॉप लाइन ग्रोथ एक नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है टोटल। मगर कॉर्पोरेट अर्निंग्स अगर वो प्राइस कट लेते हैं तो नेचुरली आपको जनवरी क्वार्टर, नहीं अक्टूबर नवंबर दिसंबर की जो अर्निंग्स जनवरी में आएंगी, अगर वो देख रहे हैं कि लोग अभी भी खर्चा नहीं कर रहे हैं, तो सपोज एक प्राइस वॉर चल गया और भयंकर उन्होंने, क्योंकि डीलर के पास अभी स्टॉक बढ़ रही है, याद रखिए ये ऑलरेडी ये 22 सितंबर का डीलर्स के ऊपर बहुत बुरा हाल हो रहा है, क्योंकि उनको पे करना है कंपनीज को। तो इंटरेस्ट कॉस्ट उनका बढ़ रहा है और लॉस भी हो सकता है, क्योंकि एनी सेल विच हैपेंस आफ्टर 22 जीएसटी ड्रॉप है वो उनको ऑब्जर्व करना पड़ेगा ना, बिकॉज बिलिंग हो क्या होगा बिफोर 22, सेल हो रही है आफ्टर 22। तो ये मुसीबत भी आती है सामने फॉर अ डीलर। और उसके साथ तो जनवरी 10 से जो अर्निंग्स आ रही है तभी आपको पता लगेगा
कि भैया क्या कॉर्पोरेट्स ने मार्जिन को सैक्रिफाइस करके टॉप लाइन को बढ़ा दिया या टॉप लाइन को सैक्रिफाइस करके मार्जिन को प्रोटेक्ट किया। तो ये और इसके यही चीज के ऊपर एफआईएस के पास में वापस मैं मोड़ लेता हूं कि एफआईएस के मन में क्यों बदलाव नहीं हुआ। तो मल्टीपल रीजंस है, बट इसके संबंधित एक रीजन अभी बता देता हूं मैं। वो ये है कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स तो पूरी आ चुकी हैं, उसके बाद जीएसटी के आंकड़े, जीडीपी के आंकड़े आए, तो भयंकर डिस्कनेक्ट है, क्योंकि कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ तो सिंगल डिजिट में चल रहा है और उधर जीडीपी की ग्रोथ रिकॉर्ड 7.8% पे गया। तो कहां गायब गया जीडीपी, क्यों कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे नहीं दिखा? ये एक क्या कहते हैं जो इसकी आंसर अभी तक क्लैरिटी में नहीं है। तो वो एक पजल है जो एफआईएस भी सोच रहे हैं, अरे देश इतनी आगे बढ़ रही है, मरी कॉर्पोरेट में जिसमें मैंने निवेश किया है उसकी अर्निंग्स नहीं बढ़ रही है, तो उसका क्या रीजन, उसको समझ के फिर आने वाले दिन के लिए प्रोजेक्ट करना, वो एक कारण है एफआईएस के मन में ये बात। उसके अलावा एफआईएस के मन में जो मैंने कहा प्राइस डिस्काउंटिंग वर्सेस टॉप लाइन वर्सेस ईपीएस, वो एफआईएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वो भी खाली स्टॉक मार्केट में उनका इंटरेस्ट है, नॉट इन एनीथिंग एल्स बट द इकोनॉमी। और तीसरी और चौथी बात क्या सुनिए, वो है कि टैरिफ का जो मामला है, ये जीएसटी एक डोमेस्टिक ग्रोथ से उसको कॉम्पनसेट करने की कोशिश है, राइट? और थोड़ी बहुत राहत शायद एक्सपोर्टर्स में भी, उनको जो इंटरमीडिएट मटेरियल्स पे जीएसटी जो कम किया गया है उससे एक्सपोर्ट में भी थोड़ी बेनिफिट मिल सकती है। मगर टैरिफ का मसला जो है वो फॉरेनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और ये मैं क्यों बताऊं आपको, मैं बताता हूं आपको, क्योंकि देखिए फॉरेनर्स ने, आप, मैं थोड़ी महीने पहले की बात करता हूं, लास्ट ईयर अप्रैल की बात करता हूं। लास्ट ईयर अप्रैल में मार्केट महंगी थी, इंडियन मार्केट was expensive, but उस महंगी वैल्यूएशन में भी अप्रैल टू सितंबर उन्होंने खरीदारी की इंडिया में। 2024 की बात कर रहा हूं मैं। क्यों किया उन्होंने? क्योंकि वो एट दैट टाइम ना ट्रंप थे, ना अगले क्वार्टर का जीडीपी का कटौती उनको पता था, कुछ नहीं पता था। एक इंडिया का स्टोरी उभरते हुए बहुत बढ़िया दिख रही थी, राइट? उस चीज में उन्होंने जब खरीदारी की, वो खाली ये 6.5% की आज की जीडीपी को नहीं खरीद रहे हैं, वो अगले साल 6.5 होगा 6.25, उसका अगले साल शायद 7.5, उस फिर होगा 8, फिर होगा 10। इस लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी को वो आज भी महंगे वैल्यूएशन में खरीदने के लिए तैयार थे। मगर सितंबर के बाद जो सिचुएशन, इनिशियल ट्रिगर था, चाइना में कुछ स्टिमुलस अनाउंस किया था लास्ट सितंबर में, पर उसके बाद जो ट्रंप वाली बात आई, ये वाली बात आई, साफ क्लियर हो गया कि वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी, और खास करके ये मैं जो कह रहा हूं शायद लोगों को पसंद नहीं आएगी, मगर बात ऐसी है कि इंडिया की भविष्य के लिए आज हमारा नो क्या बोल रहे हैं, ब्लड बॉयल हो रहा है, उधर उधर उबल रहा है, क्योंकि ट्रंप ने कुछ ऐसे वैसी चीजें कह दी और 50% टैरिफ लगा दी। तो एक एंटी अमेरिका फीलिंग हम सब में है। मगर अगर देश 8 या 10% जीडीपी ग्रोथ में पहुंचना चाहता है तो अमेरिका ऐसा मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ल्ड की 30% जीडीपी अमेरिका के पास है और उनका पर कैपिटा इनकम 90,000 है, जहां हमारे प्रोडक्ट्स को वो खरीद सकते हैं। तो टैरिफ का प्रॉब्लम, आज हम डिफेंस कर सकते हैं, आज एक टर्निंग विकेट पे हम अच्छा डिफेंस खेल रहे हैं, मगर कल पाटा विकेट जब आएगा, आपको मारना होगा, तो बिना अमेरिका के देश की तरक्की उतनी नहीं। हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यूरोप से ये कुछ, बट वो सब डिफेंसिव मेजर है। एग्रेशन में यूएस बिगेस्ट बड़ा कंज्यूमर है वर्ल्ड का, और वो मार्केट इंपॉर्टेंट है। तो मेरा क्या मानना है कि उस टैरिफ का असर एफआईएस के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबी दिशा की इंडियन ग्रोथ, उन्होंने 6.5% हर साल की ग्रोथ को थोड़ी खरीदा है, उन्होंने एक उभरता हुआ ग्रोथ स्टॉक को खरीदा है और उसमें दाग आ गया है। तो टैरिफ का सिलसिला सॉल्व होना चाहिए फॉर एफआईएस टू कम बैक स्ट्रांगली, नंबर 1। नंबर 2 बात क्या है इसमें कि अब टैरिफ के काउंटर अटैक में, एक तो जीएसटी को कर दिया, दूसरा एक्सपोर्ट के इंसेंटिव करिए, तीसरा जो सबसे बड़ा हथियार हमारे हाथ में है वो है करेंसी डिप्रिसिएशन। करेक्ट। और सोच रहे हैं कि अगर इंडिया अग्रेसिवली करेंसी को डिप्रिशिएट करेगी इस टैरिफ के इंपैक्ट को कम कराने के लिए, तो उनके इन्वेस्टमेंट का होगा वाट,
क्योंकि उन्होंने कुछ नॉर्मल 2-3% डिप्रिसिएशन फैक्टर किया है यूएस से लेकर इंडिया में इन्वेस्ट करने में। मगर अगर राइट। तेजी से होने वाली है तो जो भी रिटर्न स्टॉक मार्केट से बनता है वो डिप्रिसिएशन खा जाएगी। तो वो इसलिए सावधान है कि कैसे करने वाले हैं इंडिया। तो अगर टैरिफ का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो रुपये को डिप्रिशिएट करने की आवश्यकता नहीं होगी ना। तो इसीलिए यहां बैठकर हमको सब अच्छा दिख रहा है, जीएसटी वाले, मानसून वाले, आरबीआई कट वाले सब फैक्टर्स, बट एक फॉरेनर के लिए इंडिया एक चॉइस है, एक स्टॉक है। उसके पास चाइना एक चॉइस है, साउथ कोरिया एक स्टॉक है। तो उस चॉइस के अंदर वो देख रहा है कि भैया इंडिया में अगर करेंसी डिप्रिशिएट होगा तो मेरे लिए डिफिकल्ट है। अगर इंडिया के लिए अमेरिका ऐसा मार्केट बंद हो गया बहुत दिनों के लिए और एटलीस्ट टिल द ट्रम्प टेन्योर खत्म होता है तो फिर भी मुश्किल है ये ग्रोथ के अपटेक। तो इसीलिए वो इतने उत्साहित नहीं है कि ये जीएसटी के कारण सडनली इंडिया के आउटलुक को बदलने के लिए। और डेटा भी मैंने देखा कई इंटरनेशनल ब्रोकर्स के, वो इंडिया को अंडरवेट रख रहे हैं कंपेयर टू द इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स। कोई भी अभी तक इंडिया को ओवरवेट स्टेट, कोई ब्रोकर्स बता रहे हैं कि इंडिया बुलिश सिनेरियो में 1 लाख सेंसस पहुंच करता है, ऐसे बातें कर रहे हैं। मगर जो एफआईआईस की जो एक्चुअल फंड मैनेजर्स की बात कर रहा हूं, ब्रोकर्स का काम है इंडिया को बिल्डअप करना, वो बिल्डअप कर रहे हैं, वो भी अच्छी बात है हमारे लिए। मगर उस एक्शन, उनकी जो सेल साइड की रिकमेंडेशन होती है फंड मैनेजर को एक्सेप्ट करनी चाहिए ना, वो नहीं हो रहा है। क्योंकि एवरेज अंडरवेट इंडिया का 260 बेसिस पॉइंट्स है। हमारा इमर्जिंग मार्केट शेयर 16.9% इंडेक्स के अंदर, तो एवरेज हमें 14.5 पे रख रहे हैं। 2.6% अंडरवेट में एवरेज फंड मैनेजर्स, जो एक्टिव फंड मैनेजर्स है, वो इंडिया को आज अंडरवेट कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूएशन, टैरिफ अनसर्टेनिटी, ये सब। इसीलिए मेरा मानना है कि अब फाइनली बात पे आते हैं। आप कह रहे हैं कि मार्केट में इतना उछाल नहीं क्यों? एक्चुअली देखें ना तो मार्केट ने जितना चाहिए था उतना उछाल दिखाया। आप 1 महीने का रिटर्न और 1 हफ्ते का रिटर्न देखिए। 1 महीने का निफ्टी फ्लैट है और मिड एंड स्मॉल कैप नेगेटिव है। क्यों मैं 1 महीने का कर रहा हूं? कि बस बिफोर August 15, यानी ये जीएसटी वाली खबर नहीं थी, ठीक है। तो 1 महीने का निफ्टी फ्लैट, मिड एंड स्मॉल कैप डाउन 2.5%। अब इस 1 वीक का रिटर्न लीजिए, क्योंकि 1 वीक पहले ही खबर आई ना। निफ्टी आप 1.5%, मिड कैप एंड स्मॉल कैप आप 2.5%। यस, करेक्ट। आपको लग रहा है आज, क्योंकि हर व्यक्ति एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि फर्स्ट पहले का अंडर परफॉर्मेंस कवर करना था, उसके बाद का आउट परफॉर्मेंस होना था ना। तो ऐसा नहीं कि मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया। क्या है कि खाली डोमेस्टिक फंड मैनेजर के बलबूते पे गया। और क्या होता है ना, आप इंडेक्स को स्टडी करते हैं ना, तो याद रखिए कि इंडेक्स हेवी स्टॉक्स एंड सेक्टर्स में बाइंग आई तो इंडेक्स बढ़ती है। मगर अब जो कंजम्पशन वाली सेक्टर्स में है, यस एफएमसीजी का सिग्निफिकेंट वेट है इंडेक्स में, बट एक ब्रॉडर इंडेक्सेस में उतना नहीं होता है ना। तो जो सेक्टर्स उन्होंने खरीदा, ऑटो में 10% का उछाल, राइट, एफएमसीजी, तो उनके इंडेक्स की वेटेज के बराबर, इसलिए आपको ओवरऑल मार्केट उतना नहीं बड़ा लगता है। मेरा मानना है कि ये 1 हफ्ते में अगर आपको एक कुछ 2% या कुछ बढ़ती है इंडेक्स तो डिसेंट है। यस, उम्मीदें हमारी ज्यादा थी, तो क्या होता है, हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक मार्केट ने अंडर परफॉर्म किया, या वो क्लियर है। मगर ऐसा नहीं है कि मार्केट ने, तो बात मैंने समराइज कर दिया। तो यही है कारण जो मार्केट को पिछले हफ्ते की बात। वेरी वेल पुट सर। आपने जो बाद में ये समझाया ना कि अगर जीएसटी का रियल इम्पैक्ट देखना तो उन सेक्टर्स को देखो, वहां पे बाइंग हुई, एक्चुअली ब्रॉडर में नहीं हुई, तो लोगों ने एक तरह से चर्निंग करके अपना पोजीशनिंग उधर कर दी है। तो अब सर ये नेक्स्ट वीक जो आने वाला है, इस पे कोई खास चीज है जिसपे हमें नजर रखनी चाहिए, जो ट्रिगर हो सकती है, या लोगों ने अब जीएसटी डाइजेस्ट कर लिया, उनको समझ में आ गया कि हाँ एक बड़ी चीज है, चलो अब स्लोली स्लोली शुरुआत करें? या फिर एक जो तीसरा क्वेश्चन मैं पूछ रहा था कि क्या ये सेल ऑन राइज भी है क्या? क्योंकि कुछ लोग जैसे ही ऊपर आता है बेचने आ जाते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन मिक्स कर देता हूं मैं, आप बताओ। ठीक है। तो 2 बातें इसमें। एक है, सितंबर 12 को रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा पब्लिश होगा। वो एक स्मॉल ट्रिगर है, क्योंकि इट इज बिफोर द जीएसटी इंपैक्ट ऑफ कोर्स। मगर जो भी है इन्फ्लेशन की हालत, क्योंकि एक चीज जो हमें याद रखने की जरूरत है कि फेड का रेट कट होता है तो आरबीआई के ऊपर दबाव होगा रेट कट करने के लिए। उसके काउंटर है, अगर रेट कट नहीं किया तो रुपी डिप्रिशिएट होगी।
तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा आरबीआई की थॉट प्रोसेस। मगर अगर इन्फ्लेशन और भी घटती है तो आरबीआई के लिए और एक रेट कट के लिए, तो एक फेड का रेट कट का आउटलुक, एक डोमेस्टिक इन्फ्लेशन भी घट रही है, तो ये मगर क्या है कि उनकी डेटा 7.8% जीडीपी ग्रोथ दिखा रही है, वो एक नेगेटिव है रेट कट के लिए। मगर ये एक सितंबर 12 का डेटा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आरबीआई का रेट कट होगा कि नहीं उसके लिए एक कैलकुलेशन करने के लिए, नंबर 1। नंबर 2 बात है कि एफआईएस की सेलिंग फ्राइडे को कम हुई, खाली 100 करोड़ का नेगेटिव था। तो क्या रुख थोड़ी थोड़ी बदल रही है, क्योंकि और उसके बाद मिस्टर ट्रंप के ट्वीट तो आ गए थे, मोदी इज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, इंडिया और अमेरिका का लॉन्ग रिलेशनशिप है। तो क्या ट्रंप के तो भरोसा नहीं कर सकते किसी चीज के ऊपर, मगर अगर ये सही है कि उन्होंने उसके पहले दिन जो ट्वीट किया कि इंडिया इज गैंगिंग अप चाइना के साथ, रशिया और इंडिया गैंग अप कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट, एक सरकास्टिक टोन में उन्होंने डाला, एंड आई फियर वी हैव लॉस्ट इंडिया टू देम करके उन्होंने एक नेगेटिव ट्वीट डाली थी। मगर उसके बाद एक ही दिन के बाद उन्होंने आके लाला कि नहीं मोदी इज अ ग्रेट फ्रेंड, मोदी इज अ ग्रेट पीएम। तो क्या उन्होंने रियलाइज किया कि हमने थोड़ा इंडिया को ज्यादा पुश कर लिया इस चीज में, कि वो एकदम ऑपोजिट कैंप में चल गई, अब मुझे थोड़ा कोर्स करेक्शन करना है और इंडिया को भी वार्म रखना है। तो अगर ऐसी खबरें बाहर आती है तो एफआईएस के रूप में होगा कि हाँ शायद अक्टूबर नवंबर में कुछ ट्रेड डील कुछ हो सकती है। तो ये आपको उसकी उनकी ट्वीट के लिए वेट करना पड़ेगा, अभी अगले दिन का ट्वीट क्या है। मगर अगर ये ट्वीट एक रुख को बदल रहा है, एक आउटलुक को बदल, और हमने भी देखिए बहुत बहुत बढ़िया मैं कहूंगा मोदी जी और जो अपने पीयूष गोयल और जयशंकर, इन्होंने कैसे मैनेज, और अजीत डोभाल का नाम भी लूंगा मैं, कि इन्होंने ये जो एक तरफ हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया चीन और रशिया के साथ, एक टफ स्टांस लिया, बट द सेम टाइम यूएस के खिलाफ हमने कोई अग्रेसिव लैंग्वेज, कोई बदलती रिश्ते के बारे में बदलना कुछ नहीं बताया। तो बहुत ब्यूटीफुली हमने ये डिप्लोमेटिकली जो कहते हैं ना उसको हैंडल करना, क्योंकि एक हाईजैकर के साथ आप नेगोशिएट करते हैं ना आपको उसके टर्म्स को अग्री कर रहे हैं बट अपना भी आप गिव अप नहीं करते। तो नेगोशिएटर कैसे, एक हॉलीवुड का फिल्म में जाके देखिए बहुत ब्यूटीफुली वो कैसे वो डील करता है, उसको थोड़ा एक ये दे देता है, फिर ये बोलता है कि नहीं ये हार्ड लाइन है। तो क्या कह रहा मैंने, बहुत बढ़िया हमने हैंडल किया। और मिस्टर ट्रंप के ट्वीट के तुरंत बाद मिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी एक बहुत सही जवाब दिया। तो मेरा क्या है कि शायद इससे अगर थोड़ी बहुत मार्जिन में एफआईएस की आउटलुक चेंज होती है तो उनकी थोड़ी भी वापसी मार्केट को ऊपर ले जा सकती है, राइट। तो अगले हफ्ते के लिए मैं ये एक रिटेल इन्फ्लेशन और ये ट्रंप के अगले ट्वीट क्या होती है उसके बारे में उस पर इम्पोर्टेंट जरूरत है, राइट। नाउ उसके आपने बोला कि तो नेक्स्ट वीक के लिए क्या करना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि दो चीजें इसमें, एक तीन चीज मैं कहूंगा, ओके। तो एक मैं ट्रेडर के लिहाज से रिप्लाई दूंगा और एक इन्वेस्टर के लिहाज से दूंगा, ओके। ट्रेडर को शायद ये सेल ऑन राइज का मोमेंट है, क्योंकि अगर उन्हें सही पकड़ा ये, क्योंकि ये जो ऑटो ये सब रैली है ना, अब देखिए आज महिंद्रा ने अनाउंस किया कि आज ही गाड़ी खरीदे, हमको पोस्ट जीएसटी प्राइस में दे देता हूं आपको। आपने ऐड देखा कि नहीं पता नहीं। यस देखा मैंने। तो मैंने क्या, अब तक जो सितंबर 22 जाती है तो वो एट द कॉस्ट ऑफ मार्जिन ना एक्चुअली वो सेल्स के लिए अच्छा है मगर मार्जिन के लिए नहीं है ना। तो पूरा जीएसटी का कट वो ऑब्जर्व कर रही है आपके जो, क्योंकि वो इन्वेंट्री को निकालने के लिए तो क्या है कि ये थोड़ा पॉजिटिव ओवर रिएक्शन भी हुआ है ऑटो इंडेक्स पे फॉर एग्जांपल, राइट। तो ट्रेडर्स जब एक शॉर्ट टर्म बेट लिया, अभी पैसा बन गया, तो मे भी शायद वो सेल ऑन राइस, क्योंकि मार्केट में ये भी होता है ना, बाय ऑन द रूमर सेल ऑन द फैक्ट। तो वो सेल ऑन राइस, तो ट्रेडर्स शायद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जहां पे बहुत तेजी से रैली हो गई है कर सकते हैं, बिकॉज इमीडिएट न्यूज यहाँ पे पॉजिटिव आएगी तो कोई रेट का कोई प्राइस कट की न्यूज ही आएगी, करेक्ट। कोई ऐसा उसकी कोई किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कंपनीज की कि कहना कि मैं जीएसटी कट को पास ऑन नहीं करूंगा, ऐसे कोई बताएगा नहीं ना, क्योंकि फिर एफएम ये सब भी आके उनके ऊपर पड़ जाएंगे। क्योंकि निर्मला मैडम ने आज ट्वीट किया है कि कॉर्पोरेट्स को प्लीज पास ऑन द रेट कट, मैं प्राइस को ट्रैक कर रही हूँ प्रोडक्ट्स का, उनका भी आज आया है, ओके। तो ये कोई कहेगा नहीं, मगर ग्राउंड लेवल में क्या एक्शन लेंगे ना, ये इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। तो मैं कह रहा हूं कि ट्रेडर्स के लिए शायद ये एक सेल ऑन राइस का
थोड़ा सा, बिकॉज वापस री एंटर भी कर सकते हैं। ट्रेडर की ब्यूटी क्या है, वो बुक कर दिया फिर वापस री एंटर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेडर्स के लिए मैं कहता हूं कि ओके, बट इन्वेस्टर के लिए मैं कहूंगा कि दो चीज। इन्वेस्टर के लिए फर्स्ट थिंग इज, ये मौका है इंडिया की लॉन्ग टर्म फ्यूचर को री रेट करने का, क्योंकि भले ही अगले क्वार्टर की अर्निंग्स अच्छी नहीं आई, क्योंकि मेरा मानना है कि कॉर्पोरेट्स इसको पास ऑन करेंगे, कि आज मुसीबत उनका है कि प्रोडक्शन सब बिल्डअप करके रखा है, किसी हालत पे उसको निकालना है, क्योंकि तो इसीलिए मेरा मानना है कि ये जीएसटी का पास ऑन हो जाएगा एज अ प्राइस ड्रॉप, और उनकी मार्जिन्स भी थोड़ी अफेक्ट हो सकती है। ओके, तो इस चीज के अंदर मैं कहूंगा कि आज आप पोर्टफोलियो में इसको लंबी दिशा में क्या होने वाला है इसके कारण, ओके, तो अगर ऐसी होती है तो क्या होगा, आपको टॉप लाइन्स अच्छी बढ़ेगी, राइट, और बॉटम लाइन्स में शायद आपको जितना एक्सपेक्टेड ग्रोथ था वो नहीं होगा अगले 2 क्वार्टर में। इस क्वार्टर में बिकॉज ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ सेल्स, अगले क्वार्टर में बिकॉज ऑफ प्राइस रिडक्शन, ओके, बिकॉज ऑन टॉप ऑफ जीएसटी वो और भी कॉम्पिटिटिव फोर्सेस के कारण और भी दाम भी कटवा सकते हैं, राइट, ओके। तो 2 क्वार्टर्स के लिए मैं अर्निंग्स में थोड़ा ये देख रहा हूं, तो उनको भी जो अगर उन्होंने ऑटो या कंजम्पशन ऐसे सेक्टर को बहुत दिन पहले खरीदा है और बहुत प्रॉफिट में बैठ रहे हैं, तो थोड़ी रियलोकेशन कर सकते हैं, पर करें तो कहां, वो उसका जवाब देना है मुझे, राइट। तो सेकंड चीज है, आप फ्रेशली एंटर कर रहे हैं, आप ये शॉर्ट टर्म आउटलुक से ना एंटर करें इन्वेस्टर, क्योंकि अगले 2 क्वार्टर के लिए मुझे पता नहीं कि ये अर्निंग्स सीजन कैसी दिखने वाली है, ओके। तो मेरा मानना है तो आप इस जो चीज होने वाली है, जो क्या है कि डेफिनेटली फेस्टिवल सीजन में सेल्स बढ़ेगी, और डेफिनेटली कॉर्पोरेट्स भी एक कॉम्पिटिटिव फोर्स में प्राइस को गिराकर वॉल्यूम्स को बढ़ाएंगे, तो सेल्स का ग्रोथ मेरा मानना है कि हो जाएगा, और उसका इंपैक्ट रहेगा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर, करेक्ट, वो गारंटीड है। और वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जब बढ़ती है तो प्राइवेट कैपेक्स एक्सपेंशन और ब्राउनफील्ड या ग्रीनफील्ड कैपेक्स की शुरुआत आपको अगले फरवरी मार्च अप्रैल से शुरू होगी, और तब वो शुरू होगी तो आपको उन चीजों के ऊपर अभी खरीदना है, क्योंकि अभी मार्केट को वो क्लियर पसंद, अभी क्लैरिटी नहीं है, और कोई मार्केट वहां पे बुल रन नहीं शुरू किया है। मगर जब ये क्लैरिटी आती है, जब नंबर आते हैं सेल्स के और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के नंबर भी पब्लिश होते हैं, तभी इसका ट्रिगर आपको बढ़ते हुए दिखेगा। तो वो इंफ्रा रिलेटेड स्पेसेस में, क्योंकि और खास करके इंडस्ट्रियल्स और इंजीनियरिंग एंसिलरीज, क्योंकि अब तक जो कैपेक्स चला था गवर्नमेंट के बल पे चल रहा था, और वो ज्यादातर एक रोड बनाने में, ब्रिज बनाने में, मेट्रो बनाने में, एयरपोर्ट बनाने में, पोर्ट बना, इसमें लगा, जहां पे एक तरह का आपको सीमेंट, स्टील, वो सब। मगर ये प्राइवेट बढ़ाता है, यस, उनकी फैक्ट्री के लिए सीमेंट और स्टील जरूरी है, मगर उनको टर्बाइन्स, उनको मशीनरी की जरूरत है, और वो मशीनरी मैन्युफैक्चरर की जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वहां पे आपको ऑर्डर बुक बढ़ेगी और दाम बढ़ने लगेगी। मगर अभी आपको अगर रियलोकेट करेंगे और वेट करेंगे उस मोमेंट के लिए, तब आपको रैली में आप ऑलरेडी बाई कर चुके होंगे। तो इनके साथ तो और एक क्लियर थिंग है, क्या है, ये सब जो मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई ये सब कौन करते हैं पता है, ये छोटी मोटी कंपनियां करती है। स्मॉल कैप तो होगी, बट माइक्रो कैप, नैनो कैप भी होगी जो लिस्टेड है, मगर अनलिस्टेड स्पेस में जो एसएमई और एमएसएमई है, इन्हीं को ये ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए मिलेंगे। अब उनका इफेक्ट स्टॉक मार्केट में आपको कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एक ही रास्ता है, उनको फाइनेंसिंग कौन करने वाला है, वो है बैंक, क्योंकि आपका बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक का दम नहीं है जाके इन छोटे मोटे, उनकी बैलेंस शीट ठीक नहीं होगी, उनके पास खाली ऑर्डर है, और वो जाएगी भैया मेरा फैक्ट्री है उसको मैं गिरवी रख रहा हूं, मुझे ऑर्डर एक्सिक्यूट करने में पैसा चाहिए, एलसी ओपन करना है, गारंटी ओपन करना है, और खाली पब्लिक सेक्टर बैंक इसको समझती है, इतने सालों से उधर लेंड करती है, और वो क्या है कि वहां पर उनके लेंडिंग रेट्स भी 12 से 14% होते हैं, आपकी तरह हाउसिंग लोन की तरह 9-10% में नहीं। तो ना तो पब्लिक सेक्टर बैंक की लोन बुक भी बढ़ेगी और उनकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी वाइड होगी, और इसलिए मेरा मानना है कि अभी आपको पब्लिक सेक्टर बैंक को पोर्टफोलियो में ऐड करना है। तो मैं कहूंगा कि इन्वेस्टर को इस स्टोरी जीएसटी का, ये सब का इंपैक्ट को अब रीड करें, इसको कहते हैं रीडिंग द ट्री लीव्स, चाय के पत्ते को पढ़ने का।
उसको पढ़कर आप एनीवे मीडियम टर्म इन्वेस्टर है, आपको 1.5 साल 3 साल के बाद रिटर्न चाहिए, तो मैं कहूंगा कि एलोकेशन में आप उस हिसाब से चूज कीजिए जहां पे रिस्क ऑफ फेलियर कम है, बिकॉज अल्टीमेटली ये सेल्स तो होना ही है। अगर मैं मान लीजिए कि फेस्टिवल सीजन में उतना सेल्स नहीं हुआ डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, तो कॉर्पोरेट क्या करेंगे, और भी दाम को कटवा के उस प्रोडक्ट को निकालेंगे, नहीं तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट तो उनका बढ़ रहा है ना, तो सेल्स अल्टीमेटली हो जाएगा। तो वही है मेरा कि थोड़ा टाइम, क्या है टाइम फ्रेम एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते कि 6 महीने में होगा, 9 महीने में होगा, साल में होगा, मगर होगा जरूर। करेक्ट, एग्जैक्टली। तो जितने थ्रेडबेयर के साथ सर ने बता दिया, मतलब आपको एकदम नदी के पास पहुंचा दिया है, अब आप पानी पी लो बस वाली आड़ से, इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। और ट्रेडर्स के लिए बिल्कुल साफ है कि आप सेलन राइस मार्केट को फायदा उठाइए और री एंटर करिए जब नीचे मिलेगा, तो आपको तो काम ही खरीदना बेचना है। तो दोनों के लिए बेहतरीन सलाह है, और नेक्स्ट वीक के ट्रिगर्स भी हमने डिस्कस किए, और जीएसटी का इम्पैक्ट किस तरह आया है किन किन सेक्टर्स पे, वो भी हमने डिस्कस किए हैं। तो सर थैंक यू सो मच। आज थोड़ा हम लोग छोटा शो रखते हैं, और बहुत ही मजेदार डिस्कशन रहा, और सबसे अच्छी बात है कि आपको एकदम क्लैरिटी के साथ क्या करना है, एक्शनेबल पॉइंट वो भी बता दिए गए हैं। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट वीक के लिए फिर हम लोग देखेंगे क्या होता है और उसके आधार पे चर्चा करेंगे। आप भी एंजॉय करिए सर, थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, हैव अ गुड हॉलिडे, गोवा में एंजॉय कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू।